दोस्तों, आज का जो विषय है वो है 31 अगस्त, विमुक्त जातियों का स्वतंत्रता दिवस। कौन है विमुक्त जातियां और वो कैसे विमुक्त हुई, ये विषय आज हमने चुना है क्योंकि आज का दिन है 31 अगस्त। इसी दिन देश की लगभग 198 जातियां जो देश के आज़ाद होने के 15 अगस्त 1947 को भी आज़ाद नहीं हुए थे, उनको 5 वर्ष बाद आज़ादी का सांस लेने का इस देश में मौका मिला। तो उनकी दर्द भरी कहानी आप तक पहुंचे, समाज के जन सामान्य तक पहुंचे, सभी शोषित वंचित वर्गों तक पहुंचे जो इस लड़ाई में शामिल थे, जिनके पूर्वज उनको भी जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि ये जानकारी कम से कम, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे पूर्वजों ने। दोस्तों, आप सबको थोड़ा सा अतीत में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय को मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपके बीच में रखूंगा, एक कहानी के रूपांतर के रूप में, ताकि इस चीज को लोग जन साधारण समझ सकें। क्योंकि ये लड़ाई हमारे भविष्य की है, ये हमारी नस्लों की है, ये हमारी फसलों की है। तो जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम कैसे लड़ेंगे, कैसे उनको मांगेंगे। देश के अतीत में जाना पड़ेगा, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में आई थी, ये लगभग 1600 ईस्वी में भारत के अंदर आई, और उसने 1608 में पहला कारखाना सूरत के अंदर मसालों और कपड़ों का शुरू किया था। 1611 में बंगाल की खाड़ी में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। 1620 के अंदर हुबली, 1639 मद्रास, 1668 बॉम्बे, कलकत्ता, 1773 में राजधानी बना ली उन्होंने, 1850 में सतारा और नागपुर, और धीरे धीरे झांसी और मेरठ तक उनका आगमन हो गया। तो ये 1850 में ये उत्तर भारत के झांसी, मेरठ और ये दिल्ली के क्षेत्र में भी उनका आगमन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, और धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति थी, यहाँ के जो छोटे छोटे रजवाड़े चल रहे थे, जो छोटी छोटी रियासतें शासन कर रही थी, उनको उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा। बहुत चतुर और चालाक थे अंग्रेज। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बड़ा भेदभाव है इस देश के अंदर, और इन लोगों के ऊपर बड़े आसानी से शासन किया जा सकता है। तो उन लोगों ने एक बहुत ही कुटिल चाल के साथ इस देश में शासन करने की व्यवस्था कंपनी के माध्यम से, अभी तक अंग्रेजों का कोई रूलर नहीं था, ये केवल एक कंपनी थी, और यहाँ पर उन्होंने अपना एक रणनीति बनाई। क्योंकि ये कंपनी कोई इंग्लैंड से कोई भी सैनिक नहीं लाई, धीरे धीरे इन्होंने भारतीय लोगों को लालच देकर अपनी सेना बनानी शुरू कर दी, और यहीं के सैनिकों को यहीं की कमाई से, यहीं की पूंजी से धीरे धीरे अपने कारोबार के साथ जोड़ा। फिर कुछ लोगों को सैनिक बनाया, और ये धीरे धीरे सेना बनाकर यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, सतारा, नागपुर, झांसी, मेरठ, इधर अपना शासन स्थापित कर लिया। लगभग इन्होंने लगभग उत्तर भारत के साथ पूरी तरह से इन्होंने कवर कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन उत्तर भारत के मेरठ और इस क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में आया, तो यहाँ की मिट्टी बहुत ही अलग स्वभाव की है, और यहाँ के लोगों ने बहुत ही नज़दीक से इसको जांच लिया, इनकी नीति रणनीति को, और इसका एक बहुत बड़ा धीरे धीरे चिंगारी सुलगने लगी। दोस्तों, ये आज का जो विषय है 10 मई 1857 से 1952, 31 अगस्त, आज के दिन तक और आज तक, उससे आगे चलेंगे। अब जब दिल्ली के आसपास इसका पूरा वर्चस्व कायम होगा, तो यहाँ क्रांति का धीरे धीरे लोगों में एक आगाज सोना शुरू हो गया।
यहाँ के कुछ रजवाड़े थे, छोटी छोटी रियासतें थी अपनी नीति रणनीति से, जैसे कि दिल्ली का अंतिम शासक मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। क्योंकि उसका मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो उसकी लड़ाई लड़ना उसकी मजबूरी बन गया था। क्योंकि उनका शासन जा रहा था, जो राजा है उसका शासन छिनेगा तो निश्चित तौर पर उसका लड़ाई लड़ना मजबूरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। दूसरा, जो नाम सुनने में आते हैं इसमें अलग अलग नाम जो बहुत विशेष रूप से हम सुनते आए हैं, हमारे बचपन से पढ़े, मंगल पांडे, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत, कुंवर सिंह बिहारी, अजीमुल्ला खान, खान बहादुर खान बरेली से, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, ये मेन काफी सारे नाम आए। और थोड़ा सा इनके संदर्भ में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्यों इन लोगों ने 1857 की जो क्रांति का जिक्र आता है, तो इन लोगों का जिक्र आता है, क्या कारण थे, क्यों लड़े। तो हम एक एक पर थोड़ा थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना, क्योंकि ये विषय हमारे साथियों के लिए बहुत जरूरी है जानना। जब हम अपनी स्पीच के अंदर या अपने लोगों में बताने के लिए जाएंगे, तो हमें इसका एक वार्तालाप के माध्यम से हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्या थी, क्यों लड़े थे। देखिए, आप सबको लगभग मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई को संतान नहीं थी, एक बच्चे को गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने हड़प नीति एक कानून बनाया था, जिसको भी संतान नहीं होगी उसकी पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन लिया जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का लड़ने का मुख्य कारण था क्योंकि उसके साम्राज्य को अंग्रेज हड़पने का काम कर रहे थे। दूसरा नाम आता है नाना साहब का। नाना साहब के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनको, क्योंकि वो भी दत्तक पुत्र थे, उनको भी अंग्रेजों ने उपाधि और उनकी पेंशन देने से मना कर दिया। अगर इनका शासन नहीं छिनता, इनकी पेंशन बंद नहीं होती, इनको उपाधि नहीं छिनती, तो ये किसी सूरत में नहीं लड़ने वाले थे। तात्या टोपे का नाम आता है, जो कि नाना साहब के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और उनके शासन में उनका साझेदार थे। बेगम हजरत महल, जो अवध में विद्रोह किया था, वो भी अपने बेटे को नवाब घोषित कर दिया था। उसका अंग्रेजों ने वहां पर बहुत बड़ा विरोध किया और उसके शासन को भी ले लिया। तो यहाँ भी हजरत बेगम भी जो लड़ी, वो अपने बेटे के शासन और नवाब बनाने के लिए। अगले नाम जो आते हैं, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी हर व्यक्ति, चाहे वो कुंवर सिंह बिहारी हैं, अजीमुल्ला खान है या बरेली वाले, इन सब छोटी छोटी रियासतें चला रहे थे। दोस्तों, मंगल पांडे का विशेषकर जो इसका अग्रदूत बनाया जाता है, जिसे मंगल पांडे 1857 की क्रांति का नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस षड्यंत्र को, इन बातों को जानना हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। ये नीति कितनी षड्यंत्रकारी है, किस तरह से व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं, अपने लोगों को किस तरह स्थापित करती हैं, इसके बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो किसी भी सूरत में हम भविष्य का रास्ता तय नहीं कर सकते। मंगल पांडे अंग्रेजी सेना के सैनिक थे, जिनको गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का विरोध था। उनको माता दीन वाल्मीकि उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, अंग्रेजों की फैक्ट्री में वो बम बनाने का काम करते थे माता दीन वाल्मीकि। तो माता दीन वाल्मीकि पानी मांग रहे थे मंगल पांडे जी से, उनको प्यास लगी थी, गर्मी का मौसम था। तो क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के थे मंगल पांडे और वो एक दलित थे, तो उन्होंने, मंगल पांडे ने मना कर दिया पानी पिलाने से, क्योंकि मैं अछूत हो जाऊंगा। इसी बात से नाराज होकर माता दीन वाल्मीकि ने मंगल पांडे को वो सारी बातें बताई कि मैं तो जिस फैक्ट्री के अंदर ये कारतूस बनाता हूं, वहां पर गाय और सुअर की चर्बी भी लगाई जाती है इस कारतूस के ऊपर, उसको आप मुंह से खोलते हो, वहां आपका धर्म पवित्र नहीं होता। मैं आपका साथी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, आप यहाँ मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो, आपका तो धर्म वहीं भ्रष्ट हो गया। तो इस बात का पता लगने पर मंगल पांडे बहुत क्रोधित हुए। जो अधिकारी थे वो सीधे उस उद्योग के अंदर गए, फैक्ट्री के अंदर गए और वहां पर
गोलियों से 2 अधिकारियों को मार दिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इसी जुर्म में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई से 1 महीना 2 दिन पहले इस बात के लिए मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई क्योंकि उसने गाय और सूअर के चर्बी मतलब धर्म भ्रष्ट होने के नाम पर, धर्म भ्रष्ट हो रहा था इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देश से यहां भी कोई लेना देना नहीं था। देश के लिए या राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की आजादी के लिए इनको भी कोई पीड़ा नहीं थी, केवल इस बात के लिए क्योंकि इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। अब 10 मई 1857 की क्रांति लिखी जाती है भारतीय इतिहास में। जो व्यक्ति 10 मई 1857 से 1 महीने 2 दिन पहले फांसी चढ़ा दिया गया, वो 10 मई 1857 की क्रांति का नायक कैसे हो सकता है। अब अगला जो नाम आता है धन सिंह कोतवाल। जब मेरठ में ये क्रांति पहुंची, धन सिंह कोतवाल मेरठ के कोतवाल थे और यहां पर वो धीरे धीरे यहां के लोगों में, यहां के किसानों के ऊपर बहुत बड़ा लगान लगा रखा था ब्रिटिश कंपनी ने और धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था, बहुत ही अंदर अंदर सुलग रहे थे और इस बात से बहुत चिंतित थे, पीड़ित थे। अंग्रेजी सेना के सैनिक होने के बाद भी धन सिंह चपराना जी को ये बात गवारा नहीं गुजरी और लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचार को सहन नहीं कर पाए और 10 मई 1857 को हजारों की संख्या में जेल तोड़कर बहुत सारे जो बंधक थे, जो क्षेत्र के इतने सारे लोगों को बंद किया हुआ था, जो भी विरोध करता था लगान का, जो उनके ऊपर अत्याचार और उनको जेल में डाला जाता था। तो हजारों की संख्या में बंधकों को और अपने साथ के सैनिकों को, जो धन सिंह कोतवाल जी के साथ में इसी क्षेत्र के उस थाने के अंदर कोतवाल और उसके सैनिक और सिपाही थे, सारे जितने भी जेल के अंदर हथियार थे सबको दे दिया और पूरी क्रांति का बिगुल बजाने का काम 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल जी के माध्यम से मेरठ से शुरू हो गया। दोस्तों, यहाँ से देखने वाला विषय ये है, अब तक जो मैंने नाम गिनाए जिसके इतिहास में पढ़ाया जाता है, चाहे नाना साहब है, तात्या टोपे है या मंगल पांडे है या रानी झांसी है या कुंवर बिहारी सिंह है, इन सब का कहीं ना कहीं अब राज में राज छीनने का स्वार्थ था। मगर यहाँ जो विषय है धन सिंह कोतवाल जी का, ये केवल अपने लोगों का, अपने क्षेत्रवासियों के लोगों की पीड़ा, वहां उनके दमनकारी नीति से दुखी होकर देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की आजादी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर इतना बड़ा कदम जो उठाया, ये निश्चित तौर पर क्रांतिकारी की भूमिका में निस्वार्थ भाव से धन सिंह कोतवाल मेरठ को ये बहुत बड़ा दमनकारी नीति का शिकार बनाया गया। दोस्तों, माता दीन वाल्मीकि जिसने ये सारी बात बताई थी, अगर मंगल पांडे को भी बनाया, ये कहते हैं कि मंगल पांडे पहले मारा गया 8 अप्रैल 1857 को, तो इससे पहले माता दीन वाल्मीकि को भी फांसी लगा दी गई थी। अगर माता दीन वाल्मीकि को मंगल पांडे से भी पहले फांसी लगा दी तो पहले क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि होने चाहिए थे, मगर नहीं। यही बात है सबसे पहले कि जो इतिहास में लिखा जाता है उसी को हम पढ़ते हैं, उसी से हम राय बनाते हैं। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में सारी मारती काटती अंग्रेजी सैनिकों को, अंग्रेजी फौजियों को धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व वाली जो चली आ रही थी गारद पूरी दिल्ली की तरफ कूच करती हुई, और अपना नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंपने के लिए चले आ रहे थे। यहां पर हिंडन नदी के किनारे घात लगाकर अंग्रेजों ने तोप लगाकर, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी उस समय जो दिल्ली के कोतवाल थे वो थे गंगाधर राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादाजी, वो दिल्ली के कोतवाल थे अंग्रेजों की तरफ से। उन्होंने सारी सीआईडी दी और यहां पर तोप लगाकर
जो भी आंदोलनकारी थे उनको उड़ा दिया गया। और उसके बाद उस आंदोलन को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत तेजी से दमनकारी नीति अपनाई और गांव के गांव, मेरठ क्षेत्र के, बुलंदशहर क्षेत्र के, सारा पूरा मेरठ जो क्षेत्र था उस समय, ये पूरा दिल्ली तक मेरठ क्षेत्र है, ये सहारनपुर मंडल और जो आज के जो मुरादाबाद मंडल, ये सब मेरठ प्रेसिडेंसी के अंदर अंदर आते थे। उस समय पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, देश आजाद हो जाता, और यह आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया था। अगर उस समय कुछ षड्यंत्रकारी लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो देश 1857 में ही आजाद हो जाता। दोस्तों यहीं से नई कहानी शुरू होती है, जिस विषय को आज हमने लिया 31 अगस्त 1952 का जो विषय है, डीएनटी के आजादी का दिवस है, जो डीनोटिफाइड विमुक्त जातियां, वो कैसे बनी हुई, उनको कैसे नोटिफाइड किया गया और कब किया गया। तो इस विषय को जैसे ही ये बहुत बड़ा एक गुस्सा और रोष पूरे देश में चल गया, तो वहां से ब्रिटिश जो शासक थे, जो ब्रिटेन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़े स्तर पर व्यापार कर रही थी, उनको पता लगा, तो इन्होंने तो आधे भारत को शासन में ले लिया है। तो वहीं से बड़ी तेजी से 1858 में ब्रिटिश क्राउन भारत के अंदर आता है। वहां के ब्रिटेन के जो शासक थे, वहां की सरकार थी, उसका भारत में आगमन हो जाता। अब तक कंपनी राज कर रही थी, मगर यहां से ब्रिटिश क्राउन का आगमन हो जाता है और ब्रिटिश कंपनी का शासन का अंत होकर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति के कारणों को जानने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने सर जॉन पीराथन कमीशन के नाम से एक कमीशन का आयोग का गठन किया और ये जानने की कोशिश की कि ये इतना बड़ा घटनाक्रम है, ये कैसे हुआ है। और मात्र कुछ वर्षों में ये रिपोर्ट जॉन पीराथन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को दी कि यह एक योजनाबद्ध और कोई बहुत ही नीतिगत तरीके से लड़ाई नहीं थी। ये कुछ लोगों का इस कंपनी के खिलाफ गुस्सा था, यहाँ की दमनकारी नीति के खिलाफ, और ये कुछ जातियों के समूह ने 1857 का विद्रोह किया है, जिसमें लगभग 198 जाति हैं। और दूसरी एक और लिस्ट जारी की जो बहुत ही चौंकाने वाली है कि इसके अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं जो ब्रिटिश कंपनी को सहयोग कर रही थी, अपने सैनिक देने का काम किया है, ब्रिटिश कंपनी को ताकत देने का काम किया है। इसमें दो तरह की रिपोर्ट पेश की। एक कुछ शासक थे यहाँ पर जो अपना शासन चला रहे थे छोटी छोटी रियासत और विरासत के नाम पर, उन लोगों ने ब्रिटिश कंपनी का साथ दिया, अपनी सेनाएं दी, क्योंकि यहाँ से कोई इंग्लैंड से कोई सैनिक नहीं थे, भारत के ही सैनिक लड़ रहे थे भारतीयों से। और दूसरी तरफ वो लोग जो हमसे लड़े हैं, मतलब ब्रिटिशर्स कंपनी से लड़े हैं, वो लोग हैं, वो कुछ जातियों का समूह है। ये दोनों रिपोर्ट देने के बाद, सर जॉन पीराथन कमीशन ने सौंपने के बाद, ब्रिटिश क्राउन का जो फैसला था पहला, सबसे पहले उन जातियों को जो उनके साथ सहयोग कर रही थी उन्हें मार्शल कॉम घोषित किया गया, उनकी सेना में भर्ती खोल दी गई, उन लोगों को सर की उपाधियां दी गई, बड़े बड़े पद दिए गए, बड़े बड़े मुरब्बे दिए गए, बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजे गए। और दूसरा, इसके विपरीत जो लोग ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन लोगों को चिन्हित कर कर, जातियों को चिन्हित कर कर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था? ये एक ऐसा जातीय आधारित एक्ट था, इसमें जातियों को बागी घोषित कर दिया गया, उनका शहरों में जाना वंचित कर दिया गया, सेना में भर्ती बंद कर दी गई, स्कूलों में जाना वर्जित कर दिया गया, यहाँ तक कि एक रिश्तेदारी से दूसरे रिश्तेदारी में भी अगर किसी को जाना होता था, उससे पहले थाने में अपनी जानकारी देनी होती थी, किसी दूसरे क्षेत्र में जाने से पहले भी।
इस तरह की दमनकारी नीति के तहत, और यहां तक भी उनका जो बच्चा पैदा होता था, उस पैदा हुए बच्चे को भी जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। मतलब जो भी इस जाति में जन्म लेगा वो अपराधी है, वो चोर है, वो इस देश विरोधी है। ये ब्रिटिश कानून का, ये 1871 का ये कानून था, जिसको 1908, 1911 और 1924 में संशोधित करके तीन बार बुरी तरह से दमनकारी नीति से इन जातियों के ऊपर कुछ जातियों को और भी ऐड करते गए। इस तरह से अलग अलग समय पर इन्होंने अमेंडमेंट किया इस एक्ट के अंदर, और लगभग इनका शहरों में जाना वंचित कर दिया है। यहीं से हम कह सकते हैं कि इन लोगों को शिक्षा यहीं से समाप्त हुई है। आज हम लोग कहते हैं कि ये लोग, जिन जातियों में मुख्य रूप से मैं बताऊंगा उनका नाम, कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको, जो इस लिस्ट में आती हैं। इसमें विशेषकर लोधा समाज, गुर्जर समाज, वाल्मीकि, बंजारा समाज, अहेरिया, बैरागी, जोगी, घोसी, गडरिया, मल्हा, निषाद, कश्यप, पासी, डोम, भील, इस तरह से ये पूरी जातियों की लिस्ट है। इस तरह से चिन्हित करके 198 जातियों को, जो इनके खिलाफ लड़ रही थी, इनको इतनी दमनकारी नीति अपनाई कि इनको पूरी तरह से समाप्त करने का, इनके जितने भी संसाधन थे, जितनी भी पूंजियां थी, सबको लूट लिया गया, सबको समाप्त कर दिया गया। इनके जो साधारण मौलिक अधिकार थे वो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। दोस्तों, यहीं से बीच में कुछ गलती के कारण 1919 में अंग्रेजों ने इस डीएनटी क्लास को डिप्राइव्ड क्लास में डालकर इनको विधान मंडलों में भी स्थान देने का काम किया। उस समय पे इन्होंने एक इस तरह की एक कुछ छूट देने का काम तो किया था। मेरी छोटी छोटी स्टडी करने की कोशिश की है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। 10 वर्ष तक इनको डिप्राइव्ड क्लास में डालकर विधान मंडलों में, उस समय की जो सरकार बनाई जाती थी ब्रिटिशर के सामने, उसमें कुछ इंडियंस का भी आगमन कर लिया था उन्होंने, क्योंकि जब कंपनी के बाद इनका शासन आया था तो धीरे धीरे 1885 का जो कांग्रेस का निर्माण हुआ, और ये धीरे धीरे 1919 में गांधी का आगमन हुआ कांग्रेस में, तो ये सब लोग धीरे धीरे सरकार में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी स्थापित करने लगे थे। तो अंग्रेजों ने डिप्राइव्ड क्लास में डालकर इनको विधान मंडलों में भी स्थान देने का काम किया, मगर 1929 में, सही 10 वर्ष बाद, साइमन कमीशन के आगमन पर जो स्टडी की गई, इनको फिर से खत्म कर दिया गया और पूरी तरह से इनका थोड़ा सा भी रिप्रेजेंटेशन कहीं था, बना था, उसको भी समाप्त करने का काम कर दिया। दोस्तों, यहाँ से ये समझो कि इनकी जो हालत हुई, इन समाजों की हालत हुई, वो शिक्षा से तो दूर हुई और बुरी तरह से इनका दमन हुआ, और इनकी जो अगली पीढ़ियां जो बनती थी वो भी क्रिमिनल की तरह ही अपने आप को जन्मजात अपराधी एक मानसिक रूप से मानना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। अब यहां से जो अगला थोड़ा सा विषय है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। बहुत खुशी का दिन था, देश में आजादी के ढोल बज रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। रात को 14 अगस्त की रात को ही शपथ ग्रहण और उनको घोषित करने का काम किया, मगर मैं इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और इन लोगों को, क्योंकि सरदार पटेल ने अयंगर कमेटी, उनके सचिव थे, उनके माध्यम से कमेटी का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि इनकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और इनको कुछ हम हक अधिकार देने का काम करेंगे। तो इनकी सबसे बड़ी दुर्दशा उनकी नज़रों में थी। मगर हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद पहलू था सरदार पटेल जी का 15 दिसंबर 1950 को ही इस सूरज का अस्त हो जाना होता है, और वो रिपोर्ट अधर में लटक गई। और उसके बाद बहुत सारी आयोग बने, कमेटियां बनी, समितियां बनी, चाहे वो पिछड़ों पे, दलितों पे, या अलग अलग कमेटियों का निर्माण हुआ। मंडल आयोग बना 1965 में, लोकूर समिति बनी ये पिछड़ों के ऊपर। मगर इन जो ये घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियां हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। रिपोर्ट पर रिपोर्ट तो, आयोग तो बनते रहे, समिति बनते रही,
मगर उनके जो भी समितियों की जो रिकमेंडेशन थी उनको लागू करने के लिए कभी किसी सरकार ने जहमत उठाने का काम नहीं किया। और 1990 में वीपी सिंह की सरकार आने पर जो मंडल आयोग की रिपोर्ट्स थी उनको लागू किया गया। उसमें आप सबको मालूम है कि जानकारी के अभाव में हमारे ही नौजवानों ने उसी मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके में हम लोग उल्टा लड़ रहे थे। हमारे नौजवान, उनको पता ही नहीं था कि ये कितना बड़ा अधिकार आप लोगों को मिला है। 2014 में एक राष्ट्रीय विमुक्त मिशन यूपीए सरकार में ही गठन हो गया था। राष्ट्रीय विमुक्त एवं घुमंतु अर्ध घुमंतु आयोग का गठन हुआ था 2014 में, यूपीए सरकार ने किया था। मगर सरकार के जाने के बाद फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद वर्तमान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 2015 में डॉक्टर बी.आर. इदाते कमीशन गठित किया और ये पूरा सर्वे की रिपोर्ट के लिए पूरे देश के अंदर ये कमीशन ने काम किया है और 2019 में ये रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। मगर रिपोर्ट सौंपने के बाद रिपोर्ट तो बनती रही है बहुत सारी समिति और आयोग का, लेकिन रिपोर्ट के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोई आज तक इनके लिए बजट नहीं बना है, कोई इनके लिए शिक्षा के स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी दुखद और दुर्दशा है हम लोगों की कि आज तक रिपोर्ट पे रिपोर्ट तो बनती रही, मगर साथियों 31 अगस्त 1952 को हमें विमुक्त किया गया इस कलंक से। हैबिचुअल ऑफेंडर नाम का एक्ट से आज तक भी हम लोग की मुक्ति नहीं है। हैबिचुअल ऑफेंडर आज भी हमारे लोगों पर, उन्हीं लोगों पर जो डीएनटी के लोग थे, जो जिनको विमुक्त कर दिया गया था उस कानून से 1871 का, उनके ऊपर हैबिचुअल ऑफेंडर नाम का कानून आज तक भी लागू है। मतलब ये आदतन अपराधी हैं ये लोग। देश आजाद हो गया, देश के आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव वाला एक लॉ है, भेदभाव वाला कानून है। उसके बाद कुछ राज्यों ने खत्म कर दिया राज्य स्तर पर, मगर देश के 14 राज्यों में आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हैबिचुअल ऑफेंडर मानकर उन जातियों को अपराधी ही माना जाता है, उन जाति के लोगों को आदतन अपराधी घोषित किया हुआ। कितनी बड़ी दुखद पहलू है हम लोगों की। दोस्तों, यही हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। आज हमारी इस विषय को ले जाने का जो मतलब था, जो हमारा विशेष, हमने इस विषय को चुना था, हमारा आज इस विषय को चुनने का एक ही मकसद था, क्योंकि यही हमारी पार्टी का शीर्षक है, यही हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है, यही हमारी पार्टी का विचार है और यही हमारी पार्टी की मांग है। बहुत सारे लोगों को दल के नाम से भी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हमारे काम से दिक्कत हो जाती है, मगर साथियों आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 1857 के क्रांति वीरों के दल का नाम ही भारतीय वीर दल है। उन्हीं की आवाज बनकर आज हम लोग अपनी उसी आइडियोलॉजी को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी मांगे हैं, उससे पहले हम इन मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएनटी, डीनोटिफाइड ट्राइबल्स, नोमैडिक ट्राइबल्स और सेमी नोमैडिक ट्राइबल्स, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, इन सभी ट्राइबल्स की जो जातिगत जनगणना के आधार पर अलग से गिनती की जाए, एक कॉलम और बनाया जाए। जातिगत जनगणना तो होगी, इसके लिए सरकार ने कहा, मगर वहां पर कॉलम में डीएनटी, एनटी और एसएनटी में डाले जाए, जिसकी संख्या 2011 की जातिगत जनगणना के अनुसार 15 करोड़ बताई जाती है, मगर हमारा आकलन है आज की डेट में ये 25 करोड़ से भी इसकी संख्या ज्यादा है। इनकी गिनती कराकर, क्योंकि ये स्वतंत्रता सैनिक थे, इनके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। दूसरी मांग है इन लोगों को आजादी का आंदोलन का
एक हीरो का कार्ड दिया जाए, आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, इनको सर्टिफिकेट दिया जाए, देश के नायक घोषित किया जाए। तीसरी मांग है इस देश के अंदर एक डीएनटी, NTSNT, डी नोटिफाइड ट्राइबल्स, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक के लिए अलग से मंत्रालय हो और अलग से एक बजट का प्रावधान हो। ओबीसी, कुछ वर्ग तो SC ST में डले हैं, मगर ओबीसी के अंदर जो डीएनटी है इसकी अलग कैटेगरी हो, क्योंकि ये जाति नहीं जनजाति हैं। तो जनजाति हैं यहाँ पर, तो इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, वो इनके लिए शेड्यूल ट्राइब वाला दर्जा रिजर्वेशन में रखा जाए और लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर भी इस रिजर्वेशन को लागू किया जाए, क्योंकि ये जाति नहीं, ये जनजाति हैं। जब आज शेड्यूल डीएनटी को जाति लिखते हैं आज ये लोग, जब डी नोटिफाइड ट्राइबल्स है आपकी लिस्ट में, आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर ट्राइबल्स को ट्राइबल जैसी फैसिलिटी दी जाए। अगर हम लोग आगे बढ़कर इस मांग को करते हैं और अपनी पार्टी के एजेंडे पर इसको ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य में हम इस शेड्यूल ट्राइब की भूमिका में आपको लाने का प्रयास और काम करेंगे। जो आज सेना के अंदर रेजिमेंट्स हैं, वो ब्रिटिश टाइम की ही बनी हुई रेजिमेंट है, उन लोगों की रेजिमेंट है जो उस समय अंग्रेजों के साथ में खड़े थे, अंग्रेजी की सेना में भर्ती होकर देश के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर हमारी मांग है देश की सेना में, हम जातिगत आधार पर मांग नहीं करते, हम कहते हैं देश की सेना में जय हिंद नाम से एक डीएनटी रेजिमेंट बनाई जाए, जिसमें तमाम डीएनटी के लोगों को भर्ती करके उनको सम्मान के साथ ये कहे जाए कि ये वो डीएनटी रेजिमेंट है, ये वो विमुक्त और घुमंतु जातियों की रेजिमेंट है जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ी लड़ाई खड़ी करी थी। केवल आज़ादी के नाम पर आज़ादी मिली है, लेकिन हैबिचुअल जो ऑफेंडर नाम का जो कानून है, आज भी जो अपराधी हैबिचुअल ऑफेंडर, एक आदतन अपराधी का जो दंश लगा हुआ है, आप दिल्ली के आसपास बैठे हैं, शायद आप लोगों को यहाँ महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से दूर जाओगे, इन्हीं जातियों के लोगों को विशेष ट्रीटमेंट देती है पुलिस। उनको हैबिचुअल ऑफेंडर करके उनको जन्मजात अपराधी, जैसे कि आज़ादी के कुछ साल बाद तक आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये 10 नंबरी है, इसको थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, इस तरह की ट्रीटमेंट आज भी देश के अंदर इन जातियों के लोगों को दी जाती है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हैबिचुअल ऑफेंडर नाम के इस कानून को, जिन 14 राज्यों में आज तक भी ये जिंदा है, इसको पूरी तरह से निरस्त कर उनको सम्मान दिया जाए, उनके मनोबल और मान को पूरी तरह से बढ़ाया जाए। साथियों, आज का हमारा लाइव का यही उद्देश्य था। 31 अगस्त 1952 को जो हमें आज़ादी मिली, जो दूसरी आज़ादी मिली, जो हमें इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से, जो जन्मजात अपराधी का दंश था, इससे हमें छुटकारा मिल गया। इसलिए आज हम इस दिवस को पुनः डबल आज़ादी का दिवस के रूप में इस देश की 198 जातियों के लोग मनाने का काम कर रहे हैं। मेरा केवल इतना सा संदेश था कि इस बारे में हमारे लोगों को जानकारी, युवाओं को जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में, जिन स्थितियों में, जिस तरह के हालातों में हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इसमें बहुत सारे लोगों में अनभिज्ञता और अज्ञानता में इस बात को समझ लेते हैं कि ये वीर शब्द गुजरों के लिए लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीर शब्द का केवल इस्तेमाल क्रांति के वीरों के लिए है, जो देश की आज़ादी के लिए बिना किसी योजना के साथ, बिना किसी हथियार और इस तरह के लड़ाने के साधनों और संसाधनों के अभाव में भी देश के लिए अपनी जान खपाने के लिए लड़ गए। उन्हीं वीरों को समर्पित है भारतीय वीर दल। हमारा एक ही आज का नारा है, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही है मिशन हमारा, यही है मिशन हमारा, यही है मिशन हमारा। जय हिंद, जय भारत।